नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, अभी कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं था मेरा, जिसके कारण से क्लासेस नहीं हो रही थी, लेकिन अब ठीक है। तो अब से जो है आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रिज्यूम होगी। ठीक है, थोड़ा सा गला में खराश है तो बीच बीच में इंटरप्शन होगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिएगा। अब जो हम लोगों ने जहाँ से पंचायती राज को एंड किया था, जहाँ तक पढ़े थे, उसी के जस्ट आगे जो निर्वाचन आयोग वाला पोर्शन है वो सब हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि नामांकन पत्र, स्वघोषणा पत्र कौन कौन जमा करता है वो सब वाला पोर्शन, और कितने पदों के लिए फॉर्म भरा जा सकता है, किस किस पद के लिए फॉर्म भरा जा सकता है, किसके लिए नहीं भरा जा सकता, मतलब चुनाव लड़ने के लिए जो नामांकन फॉर्म होता है वो। उसके अलावा मतपत्र का रंग क्या होता है, निर्वाचन किस स्थिति में स्थगित हो जाता है। ये बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से कन्फ्यूज़न रहता है। नाम का क्रम भी मैं आपको बताऊंगा कि मतपत्र में जो नाम का क्रम रहता है वो कौन सा क्रम ऊपर रहता है, कौन सा क्रम नीचे रहता है, ये सब वाला भी हिस्सा हम लोग कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो आज का अच्छा लगेगा। इसके अलावा आज गुरु पूर्णिमा भी है। देखिए, गुरु केवल वो नहीं होता जो किताबी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता है, केवल वो व्यक्ति गुरु नहीं है। वो सारे लोग भी गुरु की श्रेणी में आते हैं जो आपको जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन के विभिन्न पायदानों पर आपको कुछ न कुछ सिखाते हुए आए हैं। तो मैं उन सब लोगों को गुरु मानता हूँ। तो वे ऐसे सारे लोग जिन्होंने मुझे मेरे जीवन के विभिन्न हिस्सों में, जब मुझे कुछ दिक्कत हुई, कुछ परेशानी हुई, न सिर्फ मेरी पढ़ाई में, बल्कि ज़िंदगी में अलग अलग चुनौतियां भी जब मेरे जीवन में आईं, जब मैं किसी दो राहे पे खड़ा था, तब उन्होंने जिन लोगों ने भी मुझे रास्ता दिखाया, उन सारे लोगों को और उन सारे गुरुओं को जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग किया मेरे जीवन के विभिन्न पड़ावों पर, उन सब को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस मंच से मैं प्रणाम करता हूँ उन सभी को। और इसके अतिरिक्त जो लोग मुझे गुरु पूर्णिमा विश कर रहे हैं, वो लोग को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब जीवन के हर मुकाम पे सफल हों। हर मुकाम पे, न सिर्फ एग्ज़ाम में सफल होना, जीवन में सफल होना दो अलग चीज़ें हैं। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, नॉट अ कंप्लीट सक्सेस। ये केवल आपके जीवन का एक पार्ट है जब आप एग्ज़ाम में सफल होंगे। असली जीवन तो एग्ज़ाम में सफल होने के बाद शुरू होगा। बड़ा व्यक्ति कौन है? जो एग्ज़ाम में सफल हुआ, जिसने कर्म अच्छा किया। डिपेंड करता है आप कितने सफल हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप किसी पद को ग्रहण करने के बाद उसमें काम किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से आप उस पद की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और कितने लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज ला पा रहे हैं। ये तय करेगा कि आप कितने सफल हैं। बड़े आदमी की परिभाषा देते हुए दिनकर जी ने किसी पंक्ति में लिखा है कि बड़ी वो रूह जो रोए बिना तन से निकलती है, बड़ा वह ज्ञान जिसको व्यर्थ की चिंता न आती है, बड़ा वो आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। तो आप सफल केवल एग्ज़ाम में सफल होने से आप सफल नहीं होंगे। वो डिपेंड करेगा, बड़े तब बनेंगे आप जब आप अपने पद से कितने लोगों का कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में सफल होना सफल नहीं है, लाइफ में सफल होना ज़रूरी है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को कि आप जीवन के जिस भी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम तक पहुंचने में आप सफल हों, आपको सफलता मिले। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस पद के लिए नामांकन पत्र, स्वघोषणा पत्र और शपथ पत्र, तीन तरीके का एक मान के चलिए एक फॉर्म होता है, वो साइन करना पड़ता है। तो क्या क्या होता है? पहला नामांकन पत्र, दूसरा स्वघोषणा पत्र और शपथ पत्र। क्या क्या होता है ये? नामांकन पत्र मतलब नॉमिनेशन फॉर्म, जिस पद के लिए आप अप्लाई करते हैं, जिस पद का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या भरना पड़ेगा? नामांकन पत्र यानी नॉमिनेशन फॉर्म। तो भाई, जिस भी पद के लिए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य, तो आपको नामांकन पत्र फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। उसके लिए तो कुछ नहीं है, तो सभी लोग भरते हैं। पंच, सरपंच, यहाँ हायरार्की से मैं पोस्ट को लिखा हूँ, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य, सभी लोग नामांकन पत्र भरेंगे। सेकंड आता है स्वघोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। स्वघोषणा पत्र कब भरा जाता है?
जब आपको संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, जब भी आप किसी पद को धारण करेंगे तो आपको संपत्ति का अपना ब्यौरा देना पड़ेगा कि वर्तमान स्थिति में, जिस स्थिति में मैं पद को ग्रहण कर रहा हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है वर्तमान में जो मैंने अपने निजी संघर्ष से अर्जित की है। जैसे कि आपके पास 1 एकड़ जमीन है, एक घर है, एक गाड़ी है, एक और भी कुछ संपत्ति होती है, वो सब चीज़ों को संपत्ति का ब्यौरा उसको देना पड़ता है। जिस पत्र के माध्यम से आप उस संपत्ति का ब्यौरा देंगे वो पत्र कहलाता है स्वघोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो वो कौन कौन भरता है? तो पंच स्वघोषणा पत्र नहीं भरेगा, सरपंच को भरना पड़ता है स्वघोषणा पत्र, जहां टिक लगा है ना उसी को भरना पड़ेगा। तो सरपंच को स्वघोषणा पत्र भरना पड़ता है, जनपद सदस्य को स्वघोषणा पत्र नहीं भरना पड़ता और जिला पंचायत सदस्य को स्वघोषणा पत्र नहीं भरना पड़ता। ठीक, तो याद रखना स्वघोषणा पत्र केवल सरपंच भरता है, नामांकन पत्र चारों भरते हैं। और शपथ पत्र पंच जो है वो नहीं भरता, सरपंच शपथ पत्र नहीं भरता। शपथ पत्र भरता है जनपद सदस्य और जिला सदस्य। शपथ पत्र का मतलब क्या होता है? मैं पद की शपथ लेते हुए जो शपथ पत्र भरा जाता है शपथ लेते वक्त, उस शपथ पत्र को कहते हैं, उसे कहते हैं शपथ पत्र। तो ये तो पता ही होगा। तो जनपद सदस्य और जिला सदस्य बस को शपथ पत्र भरना पड़ता है, इन दोनों को शपथ पत्र नहीं भरना पड़ता, पंच और सरपंच को। याद रखना इसको। तो ये टेबल आपको याद रहना चाहिए, इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगा आपको ये टिक इस तरीके का। मैं इसको आसान करने के लिए बताया हूँ। अब आप ये हायरार्की तो पता ही है, दिमाग में आप सीधा एग्जाम में क्लिक करना, यहाँ राइट था और यहाँ 2 जगह राइट था, बाकी सब ये क्रॉस था, ये तो सब जगह सब भरते हैं। इस तरीके से ध्यान रखना तो आसानी से याद हो जाएगा, 2-4 बार देखना याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहां पर मैं आपको 2 टेबल के माध्यम से समझाने का कोशिश किया हूं कि किन किन पदों के लिए फॉर्म भरा जा सकता है और किन किन पदों के लिए एक साथ फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। 2 पद के लिए ध्यान रखना, किन 2 पदों के लिए फॉर्म भरा जा सकता है एक साथ और किन 2 पदों के लिए नामांकन फॉर्म नहीं भरा जा सकता एक साथ। तो पहले देख ले कौन कौन के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। जैसे पहला, पंच और सरपंच के लिए एक साथ फॉर्म भरा जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए, पंच और सरपंच के लिए। देखिए इसका फंडा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक स्तर है, 3 स्तर है ना, स्थानीय स्वशासन के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत को एक स्तर मान लेते हैं। अब मान लो जाए ग्राम पंचायत है मतलब, जैसे कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत एक स्तर हो गया। तो ग्राम पंचायत में कौन कौन से पद होते हैं? पंच और सरपंच, 2 पद होते हैं। तो ग्राम पंचायत में फॉर्म भरा जा सकता है पंच और सरपंच के लिए। तो एक ही स्तर पर 2 पदों के लिए एक साथ फॉर्म नहीं भरा जा सकता। मतलब किसी ग्राम पंचायत में, ठीक, किसी ग्राम पंचायत में दो जगह से पंच का फॉर्म नहीं भरा जा सकता। पंच और पंच, 2 वार्ड से पंच का फॉर्म नहीं भरा जा सकता, लेकिन एक पंच और सरपंच एक साथ फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक, वैसे जनपद पंचायत में 2 वार्ड से सदस्य का फॉर्म नहीं भरा जा सकता। सेम पद के लिए 2 जगह से एक ही स्तर पर फॉर्म नहीं भरा जा सकता, लेकिन अगर आप नाम को बदल देंगे तो फॉर्म भरा जा सकता है। जैसे कि सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य 2 है ना, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का फॉर्म भरा जा सकता है। स्तर बदल गया कि नहीं? स्तर बदल गया। ठीक, जनपद और जिला पंचायत सदस्य दोनों का फॉर्म भरा जा सकता है। सरपंच और जिला पंचायत सदस्य फॉर्म भरा जा सकता है। पंच और जिला पंचायत सदस्य फॉर्म भरा जा सकता है। पंच और जनपद पंचायत सदस्य फॉर्म भरा जा सकता है। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। फॉर्म नहीं भर सकते एक ग्राम पंचायत के 2 वार्ड से पंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, पंच का फॉर्म नहीं भर सकते। मैं वही बताया, एक स्तर से 2 पदों के लिए नहीं भरा जा सकता, अलग अलग स्तर से पदों के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। जैसे कि जनपद पंचायत सदस्य का फॉर्म जनपद पंचायत के 2 वार्डों से नहीं भरा जा सकता क्योंकि सेम हो जाएगा एक स्तर पर, लेकिन जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य दोनों का फॉर्म एक साथ भरा जा सकता है। क्यों भरा जा सकता है? क्योंकि स्तर बदल गया। जनपद पंचायत स्तर 2nd वाला स्तर था, अब ये 3rd वाला स्तर था। हालांकि आप सेम पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के लिए, लेकिन यहां पर स्तर क्या हो गया? बदल गया। तो अलग अलग स्तर से सेम पद के लिए फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन एक ही स्तर पर सदस्य और सदस्य का फॉर्म नहीं भरा जा सकता।
या जिला पंचायत सदस्य का 2 वार्ड से फॉर्म नहीं भरा जा सकता, लेकिन जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य भरा जा सकता है। जिला पंचायत सदस्य और पंच का फॉर्म एक साथ भरा जा सकता है। जिला पंचायत सदस्य और सरपंच के लिए एक साथ भरा जा सकता है, लेकिन एक ही वार्ड पर, 2 वार्ड पर, एक ही स्तर पर पंच का फॉर्म नहीं भरा जा सकता। ठीक। दूसरा, 2 ग्राम पंचायत से सरपंच का फॉर्म। अब एक ग्राम पंचायत है, दूसरा ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत स्तर क्या है? समान है। तो मैं क्या बोला आपको, एक ही स्तर पर समान पदों के लिए फॉर्म नहीं भरा जा सकता। तो 2 ग्राम पंचायत से सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकते। 2 निर्वाचन क्षेत्र से जनपद सदस्य का फॉर्म नहीं भर सकते। 2 जनपद सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, 2 निर्वाचन क्षेत्र है। एक जनपद पंचायत के अंतर्गत कई सारे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, तो 2 निर्वाचन क्षेत्र से जनपद पंचायत सदस्य का फॉर्म नहीं भर सकते एक साथ, लेकिन जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य इसका फॉर्म भर सकते हैं। 2 निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का फॉर्म नहीं भर सकते। यही तो मैं आपको बताया, 2 निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये चीज को, एक कंसेप्ट को ध्यान रखना, एक ही स्तर पर समान पद के लिए फॉर्म नहीं भरा जा सकता, लेकिन स्तर अगर बदल जाएगा तो एक ही पद के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। ये क्लियर हो गया आपका, है ना? समझ गया ना? तो ये है, ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक, ये समझ गए आप लोग। अब पंच हेतु नामांकन पत्र, अब इसको शॉर्ट में लिखा हूं, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। किसी एक वार्ड से पंच हेतु नामांकन पत्र कोई व्यक्ति दाखिल कर दिया और दूसरे वार्ड से भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया पंच पद के लिए। पंच हेतु नामांकन पत्र एक वार्ड से दाखिल कर दिया, उसके बाद पंच पद के लिए ही नामांकन पत्र नामांकन फॉर्म दूसरे वार्ड से भी भर दिया। तो और बाद में क्या हुआ कि दूसरे वार्ड से पंच का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। तो ये जो पहला नामांकन पत्र है वो रद्द नहीं होगा, ये जारी ही रहेगा। मतलब समझ गए? वार्ड नंबर 1 से भी पंच पद हेतु नामांकन दाखिल कर दिया, वार्ड नंबर 5 से भी पंच पद हेतु नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, उसके बाद में रिटर्निंग ऑफिसर इसको रिजेक्ट कर देता है 5 वाले को। तो 1 वाले पद से जो नामांकन पत्र दाखिल किया है वो निरस्त नहीं होगा, ये जारी रहेगा ना, ये वैलिड रहेगा। इसको इनवैलिड किया है ना, ये इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सवाल एक बार आया था। तो 2 वार्ड से अगर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, इसको रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्ट कर दिया, तो ये जो है वो सही रहेगा, इससे वो चुनाव लड़ सकता है। ये यहाँ पर मैं लिखा हूँ, मैं पूरा वर्ड में नहीं लिखा हूँ, आपको पूरा लिखना है। ये क्वेश्चन आ चुका है, व्यापम के पेपर में आया था 2017 के एक पेपर में। ठीक। अब मत पत्र में नाम का क्रम, इसको आपको एग्जाम्पल से मेरे को समझाना पड़ेगा पूरा तरीके से। मत पत्र में नाम का क्रम, जैसे कि एक मत पत्र जारी होता है जिसका कलर मैं बताऊंगा आपको। मत पत्र में क्या होता है, जिस पे आप वोट करते हैं उसके बाद, तो इस तरीके का रहता है मत पत्र। तो यहाँ पर उसका नाम रहेगा जो उम्मीदवार रहता है, और यहाँ पर उसका क्रम रहेगा, मतलब ये जो रहता है उसका चिन्ह रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसी क्रम को, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और इसी तरीके से नीचे कंटिन्यूअस रहता है। तो इसको मतलब कि क्रम कैसे जमाएंगे नाम को, जब जैसे 50 उम्मीदवार हैं, नाम का क्रम कैसा रहेगा उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे सबसे पहले तो लिखना अल्फाबेटिकल, मतलब ABCDEFGHIJKLMNO, वो तो पता है ना। तो वो ऑर्डर देखा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले देखना आकाश शर्मा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं ना। नाम का क्रम देखना, यहां पर मैं एक और लाइन खींच देता हूं। आकाश शर्मा एक नाम है, और यहीं पर नाम है बनवारी लाल वर्मा। बनवारी लाल वर्मा। तो अब यहां पर बताओ कि ये आकाश में क्या आ रहा है, इंग्लिश में देखना है इसको। अच्छा, पहले ध्यान रखना है ना, इसको लेटर को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। तो ए आ रहा है ना, आकाश में कैसा आता है, आकाश का स्पेलिंग ये रहता है, तो इसको देखना है। उसके बाद बनवारी लाल में क्या रहता है, बनवारी लाल, बनवारी लाल, तो ये बी है, ये ए है, तो पहले क्या आएगा, ए पहले आएगा, तो आकाश शर्मा का नाम पहले आ जाएगा।
ठीक, तो सबसे पहले क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, दूसरा, नाम जो है वो हिंदी की देवनागरी लिपि में होना चाहिए। जो भी नाम लिखाएगा पहले वो हिंदी की देवनागरी लिपि में होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या देखे, अल्फ़ाबेट देखे। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट में सामने का अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, नाम के अल्फ़ाबेट। अब अगर नाम अगर सेम हो गया, जैसे कि आकाश है ना, नाम जैसे कि सेम हो गया, आकाश अग्निहोत्री और आकाश पांडे, आकाश अग्निहोत्री और हो गया आपका आकाश पांडे। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सबसे पहले तो ये दोनों नाम अगर अलग अलग है तो यहां पर अल्फ़ाबेट ऑर्डर देखेंगे, ये ए है ये बी है तो ए पहले आ जाएगा। लेकिन अगर नाम समान हो गया तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसको देखेंगे, सरनेम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, नाम के बाद किसका, सरनेम का। तो अग्निहोत्री में ए है और ये पांडे में पी है, तो कौन सा पहले आएगा, अग्निहोत्री वाला पहले आएगा, ए है क्योंकि, ठीक है ना। तो ये वाला जो है वो पहले आ जाएगा। अगर कहीं सबसे पहले नाम में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है, फिर उसके बाद सरनेम में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अगर ये दोनों नहीं आया तब फादर के नेम में फिर देखते हैं, फादर के नेम में भी सेम है तो फादर का नेम भी सेम है तो फादर का सरनेम, फादर का सरनेम भी सेम है तो एड्रेस। लिख लो सबको, ध्यान देना। सबसे पहले नाम देखेंगे, नाम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नाम अगर सेम आ गया, यहाँ पर नाम सेम है देखो, तो सरनेम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सरनेम भी अगर सेम है तो फादर के नाम के फर्स्ट लेटर का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फादर का नेम भी सेम है तो फादर के सरनेम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फादर का सरनेम भी सेम है तो एड्रेस का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उससे ज़्यादा नहीं जाता है, वहाँ तक हो जाता है। और मेनली 2-3 ये फादर के नाम में तक निकल जाता है सब चीज़, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब तीसरा कंडीशन क्या आएगा आपके सामने कि अगर सरनेम सामने है, कुमार विश्वास, कुमार विश्वास को जानते हो कि नहीं, कुमार विश्वास, और एक है कुमार गौरव, कुमार गौरव। मान लो जाए सरनेम सेम आ गया, सरनेम सामने है, बहुत लोग सरनेम सामने लिखते हैं, तो अब ये कुमार विश्वास और कुमार गौरव सामने हैं, तब क्या है, ये दोनों तो सेम है तो कट जाते हैं, ये जैसे कट गया वैसे ये भी, ये दोनों को काट दो। अब यहाँ पर क्या है, वी और ये क्या है, जी। तो पहले क्या आएगा, जी पहले आएगा कि वी पहले आएगा, तो जी पहले आएगा पहले। तो कुमार गौरव का नाम पहले आएगा, कुमार विश्वास का नाम बाद में आएगा, ठीक, ये याद रखना। अब एक चौथा चीज याद रखना, हिंदी की देवनागरी लिपि है ना, नाम हमेशा हिंदी की देवनागरी लिपि में रहेगा। देखो पूरा नाम, ये इंग्लिश में कभी नाम नहीं लिखाएगा, हिंदी की देवनागरी लिपि में ही नाम रहेगा, तो बड़ा नाम पहले आएगा। एक कंडीशन और देखना, चंदन कुमार साहू, चंदन कुमार साहू, और दूसरा है सी के, नहीं ऐसा ध्यान मत दो, इसको पहले ऐसा लिखो, चंदन कुमार साहू, ठीक है। अब देखो यहाँ बड़ा नाम लिखा हुआ है ना, चंदन कुमार साहू, और यहाँ पर क्या लिखा है, छोटा है ये नाम, क्योंकि वो न जो है वो ऊपर लग गया बिंदु के रूप में, तो फिर ये बड़ा वाला नाम पहले आता है इस कंडीशन में, ठीक। ये सब चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ों को देगा आपको, यही कन्फ्यूज़न होता है। तो ये बड़ा नाम है, ये छोटा नाम है, चंदन बड़ा है, ये छोटा लिखा है चंदन, मतलब ऊपर बिंदु लिखा है, तो बिंदु वाला बाद में आता है और पूरा जो लिखे रहेगा वो बड़ा वाला पहले आएगा, ठीक। ये कंडीशन भी हो गया। एक कंडीशन और बचा है, चंदन कुमार साहू, और ये है सी के साहू, सी के साहू। इस कंडीशन में पहले क्या आएगा, इस कंडीशन में पहले डॉट वाला आता है और बड़ा वाला बाद में आएगा, ठीक। शॉर्ट नेम जो है वो पहले आएगा ये वाले कंडीशन में। तो मैं आपको 1 2 3 4 5 कंडीशन बताया हूँ इसका, इतने। अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा ना तो देखना मैं आपको बताऊंगा, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा चीज़ आपका बन जाएगा। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आ गई कि एक बड़ा नाम लिखा हुआ है और एक उसका शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, तो शॉर्ट नेम वाला नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे नहीं, मतलब कि
आपका जो ऑर्डर है, जो क्रम है मतपत्र में, वो इसको ये पहले आएगा और चंदन कुमार साहू जो बड़ा वाला है वो बाद में आएगा। उसी तरीके से अगर बड़ा नाम लिखा है, छोटा नाम लिखा है तो बड़ा वाला पहले आएगा। अगर कहीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये तीनों हैं, अगर कहीं सरनेम पहले लिखा है तो ये तो कट जाएगा, उसके बाद ये जी पहले आएगा, वी बाद में आएगा। उसके बाद अगर कहीं ये नॉर्मल नाम है तब तो बता ही दिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जमा लेना, नाम सरनेम, नहीं तो फिर फादर का नाम, फादर का सरनेम, नहीं तो फिर एड्रेस, इस तरीके से। ठीक, समझ गए इसको ना? तो आगे देखते हैं। नामांकन पत्र नामंजूर। अब ये तो नामांकन पत्र एक्सेप्ट हो गया, अगर नामांकन फॉर्म भरे, सब लोग फॉर्म भरे, ये कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है बता दिया, नामांकन पत्र क्या हो गया, मंजूर हो गया। ठीक, लेकिन अगर नामंजूर हो गया तो रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन पत्र किसी तरीके से किसी उम्मीदवार का नामंजूर कर दिया, कौन करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। तब वह उम्मीदवार जिसका नामांकन पत्र रिजेक्ट हुआ है, उसमें से ग्राम पंचायत में अगर पंच और सरपंच का नामांकन पत्र रिजेक्ट हुआ है तो वो अनुभागीय अधिकारी राजस्व से संपर्क करेगा ग्राम पंचायत स्तर पर। जनपद स्तर पर अगर किसी भी चुनाव लड़ने वाले का नामांकन पत्र रिजेक्ट हुआ है तो उसकी अपील वो कलेक्टर से करेगा। और जिला पंचायत स्तर पर यदि किसी भी उम्मीदवार का नामांकन पत्र रिजेक्ट किया गया है तो वो संचालक पंचायत से अपील करेगा। ठीक, उसके बाद ये लोग निर्णय देंगे जो अंतिम होगा, वो ध्यान रखना। मतपत्र का रंग, ये मतपत्र का रंग क्या है? परिवर्तनशील है। परिवर्तन हर बार परिवर्तित होते रहता है, लेकिन वर्तमान समय में ये है, ये एक बार पूछ भी चुका है। तो पंच का सफ़ेद रहता है मतपत्र का रंग, सरपंच का नीला रहता है, जनपद सदस्य का पीला रहता है और जिला सदस्य का गुलाबी रहता है। इसको याद करने का एक तरीका है सनी पी गु, सनी पी गु, सनी पी गु, ऐसे याद रखना, सनी पी गु। तो ये हो गया आपका मतपत्र का रंग। इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, ये तो याद ही करना है आपको। अब निर्वाचन का स्थगन, किस सिचुएशन में जो इलेक्शन होता है, जो पोस्टपोन करना पड़ता है या फिर उसको निर्वाचन को स्थगित करना पड़ता है, तो कौन सा सिचुएशन ऐसा आता है? तो देखो, पहला, मतदान तारीख से पहले, मान लो जाए अगर मतदान होने वाला है 20 जुलाई को सपोज, तो 20 जुलाई से पहले यदि रिटर्निंग ऑफिसर को ये पता चलता है कि जो उम्मीदवार खड़ा है, जैसे कि कोई वार्ड कोई जो पोस्ट है, कोई वार्ड है, वो रिजर्व्ड है एसटी के लिए, लेकिन जो उम्मीदवार खड़ा है वो एसटी कैटेगरी का न खड़ा होकर जनरल कैटेगरी का खड़ा हो गया है, तो मतदान तारीख से पहले यदि रिटर्निंग ऑफिसर को पता चलता है कि एसटी एससी ओबीसी के लिए कोई सीट रिजर्व्ड थी, लेकिन उससे जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी का नहीं है, वो किसी अन्य कैटेगरी का है, जिसके लिए रिजर्व था वो कैटेगरी का नहीं है, अन्य कैटेगरी का है, रिजर्व कैटेगरी का नहीं है। तब क्या करेगा वो, उससे जानकारी मांगेगा, उस व्यक्ति से, उस उम्मीदवार से जो जिसने नामांकन फॉर्म भरा है, कि भाई तुम प्रूफ दो कि तुम उस रिजर्व कैटेगरी के हो। और अगर वो व्यक्ति जानकारी नहीं देता है ना, और पहले तो जानकारी मांगेगा उस व्यक्ति से कि तुम उस रिजर्व कैटेगरी के हो या नहीं, सर्टिफिकेट मांगेगा, जो उसका जो पत्र, प्रमाण पत्र रहता है कैटेगरी वाला, उस प्रमाण पत्र को मांगेगा। लेकिन अगर वो जानकारी नहीं देता तो उससे एक तो शपथ पत्र, एक तो वो प्रमाण पत्र मांगेगा और उससे शपथ पत्र भरवाएगा। ठीक है, जानकारी मांगेगा कि वो उस रिजर्व कैटेगरी का है या नहीं है और उससे शपथ पत्र भरवाएगा। ठीक, शपथ पत्र यदि वह व्यक्ति नहीं भरता तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी का नहीं है, और इसके बाद जो व्यक्ति है, वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ठीक, शपथ पत्र भरवाएगा, और शपथ पत्र यदि वो नहीं भरता तो माना जाएगा कि वह आरक्षित वर्ग का नहीं है। अब उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है विहित अधिकारी को सूचना देकर उससे अनुमति मांगेगा कि उसकी जांच करवाने की, कि ये रिजर्व कैटेगरी का है या नहीं, इसका एक बार और जांच करवा सकते। तो विहित अधिकारी कौन होता है? ग्राम पंचायत स्तर पर अनुभागीय अधिकारी राजस्व, जिला जनपद पंचायत स्तर पर कलेक्टर और जिला पंचायत स्तर पर संभागीय आयुक्त। तो संभाग आयुक्त तो रिटर्निंग ऑफिसर जो रहेगा वो इन सब से अनुमति मांगेगा उसकी ऑफिशियली जांच कराने के लिए। ठीक, और उसकी जांच करवाएगा, और जांच करवाने के बाद अगर रिटर्निंग ऑफिसर सही पाता है तब उस रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन लड़ने वाले की सूची में संशोधन करेगा और उस व्यक्ति का नाम हटा देगा, क्योंकि वो जांच में सही पाया गया है कि वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी का पोस्ट है लेकिन वो रिजर्व नहीं है, आरक्षित कैटेगरी का नहीं है। तो उसके बाद क्या करेगा वो, निर्वाचन
लड़ने वाले की सूची में संशोधन करेगा, उस व्यक्ति का नाम हटा देगा। और यदि रिटर्निंग ऑफिसर विवाद है ना मतदान के 7 दिन के पूर्व होता है तो विहित अधिकारी और रिटर्निंग, अगर मान लो जाए रिटर्निंग ऑफिसर इस विवाद को 7 दिन के पहले, निर्वाचन का जो तिथि है 20 तारीख, उसके 7 दिन के पहले रिटर्निंग ऑफिसर इस विवाद को सुलझा नहीं पाता और रिटर्निंग ऑफिसर और विहित अधिकारी दोनों मिलकर निर्वाचन से 5 दिन पहले इस विवाद को नहीं सुलझा पाते। ध्यान रखना, मान लो जाए केवल रिटर्निंग ऑफिसर इस निर्वाचन विवाद को, ये जो पूरा विवाद हो रहा है उसको, जो डेट है वोटिंग का, उसके 7 दिन के पहले ख़त्म नहीं कर पाया, सुलझा नहीं पाया, और दोनों मिलके रिटर्निंग ऑफिसर और विहित अधिकारी वोटिंग के 5 दिन के पहले, विहित अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर 5 दिन के पूर्व इसको नहीं सुलझा पाए, तो सुलझाने में असफल रहे तो निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है। मान लो जाए 20 जुलाई को चुनाव है, तो रिटर्निंग ऑफिसर को 13 जुलाई तक इसको ख़त्म करना है 7 दिन के भीतर, और रिटर्निंग ऑफिसर और विहित अधिकारी इसको 15 जुलाई के पहले इस विवाद को पूरा सुलटा लेना है, ख़त्म कर लेना है। नहीं कर पाए तो निर्वाचन क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो निर्वाचन स्थगित कब होता है, इन सिचुएशन में होता है जब रिजर्व्ड कैटेगरी का नहीं होता वो कैंडिडेट, ठीक, और रिजर्व्ड कैटेगरी का पोस्ट होता है, उम्मीदवार मतलब वो जो सीट है वो रिजर्व्ड कैटेगरी की है, आरक्षित है, लेकिन वो उसमें भरने वाला आरक्षित कैटेगरी का नहीं है, ऐसा पता चलता है, तब ये सिचुएशन आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके आज के वीडियो में बताने की कोशिश किया हूँ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिया हूँ आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।